this is third chapter in our syllabus. Chapter 3, data handling, CBSE board. So very simple topic. It is easiest in the whole syllabus. सबसे पहले हमने ये एक डेफिनेशन डिस्कस किया था. डेटा मीन्स द रॉ कलेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड एज डेटा. और उसमें हमने वेट ऑफ द स्टूडेंट्स लिया था. आपको सबको मैंने वेट पूछा था. फिर उसको हमने प्रोसेसिंग किया, उसके ऊपर उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखा. फिर सबका सम डिवाइडेड बाय 11 लिखा, एवरेज फाइंड आउट किया. ओके, यस. कमिंग संडे मेंस लेवल का जो टेस्ट होगा, तो हमारा मेंस लेवल का जो पिछला टेस्ट हुआ था उसमें हमने क्या सिलेबस रखा था, किसी को याद है? सर फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स था एंड इंटीजर्स. ओके, तो पहले 2 चैप्टर उसमें थे, लेकिन फिर भी डेसिमल्स और फ्रैक्शन थोड़ा सा हमने उसके बाद बहुत कुछ सीखा है. फ्रॉम MTG बुक वी हैव सॉल्व्ड एंड मेनी मोर क्वेश्चंस वी हैव सॉल्व्ड. तो अगले संडे को हम फ्रैक्शंस एंड डेसिमल ये पूरा चैप्टर रखेंगे फिर से. एंड डेटा हैंडलिंग सैटरडे तक जितना कंप्लीट होगा उतना आएगा टेस्ट में. तो ये 2 चैप्टर, fractions and decimals and data handling, this is the syllabus for coming okay. सब लोग अच्छे से प्रिपेयर करके रखो. डेटा हैंडलिंग अभी डेली होमवर्क सॉल्व करते जाओ, जो भी बताया है. दैट्स ऑल, यू विल लर्न इट. इट इज वेरी इजी चैप्टर. और फ्रैक्शन डेसिमल्स का रिवीजन करते रहो जितना भी पढ़ाया हमने. ओके, सर सिलेबस क्या है इसका? इस दिस मंडे इज द सिलेबस फॉर कमिंग संडेज टेस्ट. मैथ्स का जो टेस्ट रहेगा मेंस लेवल का, उसका सिलेबस. दूसरा और तीसरा चैप्टर, दूसरा चैप्टर डेसिमल फ्रैक्शन, तीसरा चैप्टर डेटा हैंडलिंग. जितना कंप्लीट होगा उतना. क्या सर आप क्या डबल आ रही है? somebody switched on the audio. सर आज कुछ होमवर्क दे देना, फ्रैक्शंस और डेसिमल्स का हो गया. हाँ सर, ज्यादा देना. सर यस, बोलो. सर आप मैंने आपको भेज दिए, आपने मुझे डाला भी. आप तुम स्टेप्स लिखो, इसीलिए मैंने कर दिए. ओके ओके, स्टेप्स लिख के भेजो मुझे होमवर्क, फिर मैं उसको रिप्लाई करूंगा. सर मैंने भेज दिए. ओके, ठीक है. मैं ग्रुप पे डाल दूंगा आज किसने किया है होमवर्क, किसने नहीं किया है, इसका लिस्ट डाल दूंगा ग्रुप पे. कल डालूंगा, कल तक कंप्लीट कर दो. कलेक्टिंग डेटा. ओके, देखो यहाँ कुछ एग्जांपल्स दिए हैं. Let us say you want to learn the performance of your class in mathematics. You want to learn the performance of India in football or in cricket. You want to know the female literacy rate in given area. You want to know number of children below the age of 5 in the families around you. तो ये सारे चीजें आपको अगर लर्न करना है, if you want to study all of this, so you need to have a data. You need to have collection of observations, raw collection of observations. जैसे परफॉर्मेंस ऑफ योर क्लास इन मैथ्स, अगर इसको आपको स्टडी करना है तो आपके पास पहले कुछ आपके जो क्लासमेट है उनके मैथ्स के मार्क्स होने चाहिए, उसका मार्क्स का लिस्ट होना चाहिए. तो फिर वो लिस्ट देख के आप क्लास का परफॉर्मेंस बता सकते हैं कि कैसा है, एवरेज है, मीडियम है, हाई क्लास है, उनके मार्क्स देख के. ओके, सो यू नीड टू हैव पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशंस, मतलब मार्क्स. यहाँ पे ऑब्जर्वेशन क्या रहेंगे? मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स इन मैथ्स. वैसे ही ये अलग अलग चीजें हमें समझने के लिए हमें पता करना पड़ेगा कि वहाँ पे कौन सा डेटा दिया हुआ है. ठीक है, अभी जब भी हम किसी चीज का स्टडी करते हैं, अब अगर समझो आपको रॉ डेटा दिया हुआ है, रॉ डेटा मराठीमध्ये आपण त्याला म्हणतो कच्ची माहिती. सो इफ यू आर गिवन रॉ डेटा, देन यू नीड टू ऑर्गेनाइज दैट डेटा प्रॉपरली. ऑर्गेनाइज करना मतलब अरेंज करना. ओके, अरेंज करना प्रॉपरली.
जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है कि इंग्लिश में स्टूडेंट्स ने कैसे परफॉर्म किया, ये मैडम नीलम जानना चाहती थी। तो उन्होंने कुछ स्टूडेंट के यहाँ पे क्या लिखे, मार्क्स लिखे, इंग्लिश में उनको कितने मार्क्स मिले हैं, ठीक है, उन्होंने लिखे। अभी उन्होंने क्या किया कि आउट ऑफ 50 जो मार्क्स मिले उसके साथ साथ हर एक स्टूडेंट का नाम भी लिख लिया, उसका रोल नंबर भी लिख लिया। तो रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स, रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स, तो ऐसे 5 और 5 10 स्टूडेंट के उन्होंने मार्क्स लिख लिए। ठीक है, क्या किया उन्होंने, सबसे पहले तो मार्क का लिस्ट था, लेकिन उन्होंने सोचा कि ऐसे नहीं समझ में आएगा, मुझे हर एक स्टूडेंट का नाम भी लिखना पड़ेगा, उसका रोल नंबर भी लिखना पड़ेगा, तो मुझे समझ में आएगा कि किसको कितने मार्क मिले। तो ये हुआ पहला स्टेप कि उन्होंने डेटा को ऑर्गेनाइज करते वक्त उस डेटा का करस्पॉन्डिंग ओनर जो है, डेटा किसके बारे में है, उसका नाम लिखा और रोल नंबर लिखा। दिस इज वन थिंग। सेकंड, उनको लगा कि अरे ये सब किसके मार्क्स 23, बीच में 35, बीच में 48, ऐसा ठीक नहीं दिखाई दे रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है किसका परफॉर्मेंस अच्छा है, किसका बुरा है। सो देन नेक्स्ट व्हाट शी डिड, शी रोट द मार्क्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे पहले वो स्टूडेंट का नाम लिखा जिसको सबसे ज्यादा मार्क मिले, फिर उससे कम, उससे कम, उससे कम। तो अभी हमें तुरंत पता चल जाता है ये लिस्ट देख के, yes, Ashish is a topper in English, Govind is the second topper, like that we can clearly tell. तो इसको बोलते हैं organization of data, means whenever the data is given to us we have to organize it like this. वो सबसे पहला चीज हमने क्या देखा इस एग्जांपल में कि हर एक मार्क्स के सामने हमने स्टूडेंट और उसका रोल नंबर लिखा, और दूसरा आई कुड नॉट अंडरस्टैंड, इससे हमें पता नहीं चल रहा था कि कौन किस कैसे परफॉर्मेंस कर रहा है, तो हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में मार्क्स लिखे, तो हमें अभी तुरंत पता चल गया कि किसका रैंक कितना है। तो मुझे अभी तुरंत पता चल जाता है कि अरे मनीषा तो 32 मार्क्स है, वो 5वें रैंक पे आई है, तो इसको बहुत कम मार्क है, इसको थोड़ा और इम्प्रूव करना है। बाकी के तो इनको फिर से पढ़ाई करवानी पड़ेगी, ये जो 30 के नीचे है, और उनको फिर से टेस्ट देना पड़ेगा। तो ये टीचर स्टडी करता है हमेशा आपके मार्क्स देख के। आपको भी तुरंत इस वीक में आपको कॉल मिलेगा, जिनको भी कल के टेस्ट में 50 के नीचे मार्क है उनको कॉल आएगा, देख लेना, ठीक है। सर ये बायोलॉजी की टेस्ट हुई उसमें क्या, अब मैथ की होने वाली है उसमें? फिजिक्स और बायो के टेस्ट में। ओके सर, तो कुछ नहीं। मुझे 95 मिले। वेरी गुड, ठीक मुझे है। 94। इसके बाद हमारा अगला मेन कंसेप्ट है एवरेज। ओके, सो अभी हम अगला डेफिनेशन नंबर 1 लिखेंगे, रोमन नंबर 1, एवरेज। एवरेज का दूसरा नाम है एरिथमेटिक मीन। उसको शॉर्ट में हम एएम बोलते हैं, एरिथमेटिक मीन एएम। दोनों का मीनिंग सेम ही है, एवरेज एंड एरिथमेटिक मीन। ओके, एंड वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। अभी देखो हम यहाँ पे क्या डिस्कस कर रहे हैं, वी आर डिस्कसिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज। रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज का मीनिंग क्या है, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, इफ यू रिमेम्बर, एक मिनट, उस एग्जांपल को हम एक बार फिर से देख लेते हैं। मैंने ये एक एग्जांपल दिया था, आपको याद है सब लोगों को? यस सर। हाँ, ये पीसीएमबी 4 सब्जेक्ट में स्कॉटिश के स्टूडेंट्स को एवरेज कितने मार्क मिले, ओएसिस के स्टूडेंट को कितने मार्क मिले, स्विस, प्रिंस, केंद्रीय विद्यालय, गांधी विद्यालय, फिर हम इन सब का एवरेज निकालेंगे और वहां से हमें पता चलेगा कि कौन से स्कूल के स्टूडेंट्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एवरेज निकाला। एवरेज इज अ रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर
समझो फॉर एग्जांपल अमेरिका में in USA there is a meeting and where they have invited all the countries. तो सारे कंट्रीज के खाली जो फाइनेंस मिनिस्टर्स है उनको ही बुलाया, बाकी किसी को नहीं बुलाया. तो फाइनेंस मिनिस्टर विल ओनली गो फ्रॉम आवर इंडिया साइड, सो ही इज कॉल्ड एज रिप्रेजेंटेटिव. वो हमारा प्रतिनिधित्व करेंगे फाइनेंस मिनिस्टर. तो वैसे ही ये जो पूरे स्कॉटिश के चारों मार्क्स दिए हैं, इनका जो एवरेज आएगा, दैट एवरेज वैल्यू इज अ रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू. वो प्रतिनिधित्व करेगा स्कॉटिश स्कूल का. फिर इन सबका एवरेज ओएसएस स्कूल का रिप्रेजेंटेशन करेगा ऐसे. तो एवरेज वैल्यू क्या करता है? रिप्रेजेंटेशन करता है गिवन. एवरेज वैल्यू. हाँ, ये समझ में आया सबको कि एवरेज का काम क्या है? यस. ओके. तो अंडरस्टूड. निकालना बिल्कुल बिल्कुल बहुत बहुत आसान है. द फॉर्मूला इज एवरेज और अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू, देयर इज अ डिवीजन. किसका डिवीजन लेना है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस एंड टोटल ऑब्जर्वेशंस. Total number of observations. total number of observations. ठीक है, that's all. This is a formula which we have to remember. यहाँ से आपको पता चल जाता है कि उस डेटा का एवरेज क्या है. सारे ऑब्जर्वेशन का सम ले लो डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. कितने ऑब्जर्वेशन है उससे डिवाइड करो. ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो एक एग्जांपल दिया है. Ashish studies for 4 hours, 5 hours and 3 hours respectively on 3 consecutive days. Sir, can you show their marks? पिछले 3 दिन आशीष ने 4, 5, 3 आवर्स इतना पढ़ाई किया. तो ऑन एवरेज उसने कितना घंटा पढ़ाई किया? सो ऑन एवरेज हाउ मच टाइम ही स्टडीड. सो उन सारे ऑब्जर्वेशंस को पहले लिखो 4, 5, 3. इन तीनों का पहले सम लेना है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 3. 4 + 5 9, 9 + 3 12, 12 by 3 4. So he has studied 4 hours per day on average. Okay, 3 दिन उसने पढ़ाई किया 4, 5, 3 hours, but on average 4 hours daily. ये सबको समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ओके. देखो जब भी समझो आपके स्कूल में Yes, sir. वेरी गुड. आपके स्कूल में एक क्रिकेट का टीम बनाया जा रहा है और स्कूल में लगभग 6 मैचेस हो गए और 6 मैचेस में एक स्टूडेंट है, वो बैट्समैन है, तो उसने इतने सारे स्कोर्स किए. पहले मैच में उसने 36, दूसरे मैच में 35, तीसरे मैच में 50 लगा दिया, ये चौथा, पांचवा, छठवा, ऐसे बहुत अच्छे स्कोर्स आए हैं उसके. फिर उसका और एक और दूसरा स्टूडेंट है उसका हमें कंपैरिजन करना है. और एक दूसरा स्टूडेंट है उसका एवरेज बैटिंग स्कोर आया है 60 रन्स पर मैच और अभी इसका एवरेज स्कोर हमें फाइंड आउट करना है समझो. तो उसका हमें सारे रन्स का सम करना पड़ेगा डिवाइडेड बाय टोटल मैचेस हो गए 6. तो इसका 47 ही आया. तो वो एक दूसरा स्टूडेंट था उसका एवरेज स्कोर 60 था, इसका 47 ही है. तो मेरे टीम में मैं किसको लूंगा? दिस और दैट? 60 वाले प्लेयर को. 60 वाले 60 वाले प्लेयर को. 60 वाले को. वाले प्लेयर को. तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि एवरेज का एप्लीकेशन क्या होता है कि आपको कंपैरिजन करते आना चाहिए किसका एवरेज अच्छा है किसका एवरेज अच्छा नहीं है. तो ये एप्लीकेशन है एवरेज का. ओके. Sir, can you show one example? I have explained the solved examples. Have you understood those? Yes, sir. Okay. अगर आपको वो समझ में आया तो काफी है. We need not discuss some more examples. Still, since you have asked, let me tell one example.
फॉर एग्जाम्पल नंबर 1, समझो मेरे पास एक लिस्ट है कि हमारे फाउंडेशन में क्लास 7, 8, 9, 10 इस चारों क्लास में चारों क्लास वाले स्टूडेंट जो है उनको मैथ्स में एवरेज मार्क्स मिले हैं आउट ऑफ 60। आउट ऑफ 60 क्लास 7 का एवरेज मुझे मिला 40 मार्क्स, क्लास 8 42 मार्क्स, क्लास 9 45 मार्क्स एंड क्लास 10 50 मार्क्स आउट ऑफ 60। ठीक है, तो अभी मैंने पूछा कि हमारे पूरे मेड आईआईटी फाउंडेशन का मैथ्स का एवरेज स्कोर बताओ, व्हाट इज द एवरेज स्कोर। सो व्हाट वी विल डू, वी विल सी दैट ये 4 क्लासेस है हमारे, Add on. so we will take average is equal to sum of all observation upon total number of observation. So all observations are 40 plus 42 plus 45 plus 50 divided by total 4 observation. 4 क्लास के 4 ऑब्जर्वेशन हमने लिखे, इन सब का सम ले लो। यूनिट प्लेस 7, 9, 13, 177 upon 4. 4 4 is 16, 4 4 is 16, 44.44. This is the average score of maths in made IIT Foundation. मतलब 60 में से बच्चों को 44.44 इतने मार्क्स मिलते हैं जनरली ऑन एन एवरेज, ऐसा हमने कंक्लूजन निकाला। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. So this was our first representative value, average or arithmetic mean. अभी दूसरा रिप्रेजेंटेटिव है, that is called as range. The second definition, Roman number 2, that is range. Range is very easy. See, समझो Highest observation minus lowest observation. यस, वेरी गुड। रेंज का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने अगर आपको पूछा कि हमारे क्लास में कौन से सब्जेक्ट में स्टूडेंट बहुत होशियार है, और मैंने आपको ऐसे उनके मार्क्स दिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, समझो ये 4 सब्जेक्ट है, और मैंने आपको बताया कि फिजिक्स में सबसे कम मार्क मिले हैं 60 में से 20, और सबसे ज्यादा मार्क मिले हैं 60 आउट ऑफ 60। केमिस्ट्री में लोएस्ट मार्क्स आर 22, हाईएस्ट मार्क्स आर 55। मैथ्स में लोएस्ट मार्क्स आर 5 एंड हाईएस्ट मार्क्स आर 60। बायोलॉजी में लोएस्ट मार्क है 30 और हाईएस्ट है 60, लोवेस्ट एंड हाईएस्ट। और मैंने आपको पूछा कि इसका मतलब आप बताओ कि कौन से सब्जेक्ट में स्टूडेंट होशियार है, तो आप क्या करेंगे, हाईएस्ट मार्क माइनस लोवेस्ट मार्क, ये सब्ट्रैक्शन लेंगे। यहाँ पे 40 मिलेगा, 55 माइनस 22 33, 60 माइनस 5 55 और 60 माइनस 30 दैट इज 30। देखो ये, इसको हम ये देख के हमें पता चल रहा है कि अरे यहाँ पे मैथ्स का रेंज बहुत ज्यादा है। रेंज का मतलब है कि लोएस्ट मार्क बहुत ही लो चला गया और हाईएस्ट मार्क बहुत ऊपर चला गया। ये लोएस्ट वाले को 5 मार्क है और हाईएस्ट को 60 आउट ऑफ 60 है। तो ये दोनों चीजें देख के पता होना चाहिए कि मैथ्स का रेंज बहुत बड़ा है, इसका मतलब मैथ का रिजल्ट अच्छा नहीं है, क्योंकि उस क्लास वाले कुछ स्टूडेंट इतने डल है कि उनको 5 मार्क ही मिल गए और हाईएस्ट मार्क 60 आउट ऑफ 60 मिले। इसमें सबसे अच्छा रिजल्ट आया बायोलॉजी का, क्योंकि यहाँ पे
चारों सब्जेक्ट के कंपैरिजन में बायो का रेंज बहुत कम है। समझ में आया सबको अभी? तो रेंज देख के हमें समझ में आता है कि डेटा कहाँ से कहाँ तक स्प्रेड हुआ है। तो वो स्प्रेड पता करने के लिए उस आवाज सुनाई नहीं दिया, कौन बोला? सर रेंज की डेफिनेशन दो ना। Yes, so the definition of the range is difference between highest observation and lowest observation. This is the definition. हम क्या करेंगे, सीधा इसका फॉर्मूला ही लिख लेंगे। ये मैंने एग्जाम्पल दिया था, एग्जाम्पल 1। इसका फॉर्मूला हम डायरेक्टली लिख लेंगे और इसको याद रखना है, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन। observation minus lowest observation. This is the definition of range. और जिस सब्जेक्ट का रेंज ज्यादा है, जैसे मैथ्स का, इसका मतलब मैथ्स में बहुत स्टूडेंट, कुछ स्टूडेंट इतने वीक है कि उनको बहुत कम मार्क मिले और कुछ स्टूडेंट को आउट ऑफ मार्क्स भी मिले, तो इसका मतलब मैथ्स का रिजल्ट अच्छा नहीं है ऐसे। तो यहाँ पे हमें क्या पता चलता है, स्प्रेड ऑफ द डेटा। डेटा कौन से लोवेस्ट वैल्यू से कौन से हाईएस्ट वैल्यू तक गया है। जैसे फॉर एग्जांपल एक स्कूल था, वहां पे 10 टीचर थे और हमें पता करना है कि वहां पे ये जो स्कूल है वहां के जो टीचर का एज है वो कितना है। तो सबसे जो एजेड पर्सनालिटी है उनका एज है 54 और लोएस्ट एज है ये 23। मतलब ये बहुत ही यंग टीचर है और ये ओल्ड टीचर है। तो रेंज ऑफ, अभी पहला क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज द एज ऑफ द ओल्डेस्ट टीचर, सो इट इज 54। यंगेस्ट टीचर 23। व्हाट इज द रेंज? Range means we have to take the subtraction, highest observation minus lowest, 54 minus 31 years, that is 31 years। और इन सब का एवरेज निकालो। सो मीन मतलब एवरेज, अरिथमेटिक मीन एंड एवरेज विल बी सम अपॉन 10, that is 35 years। ओके, तो यहाँ से पता चला कि रेंज का मतलब है कि बाप रे, एक 31 साल का डिफरेंस है जो यंगेस्ट टीचर है और ओल्डेस्ट टीचर है उन दोनों में। सो वी कैन आइडेंटिफाई द स्प्रेड ऑफ द डेटा। तो यहाँ पे मैं एक नोट करके लिख के देता हूँ कि रेंज डिस्क्राइब्स द स्प्रेड ऑफ डेटा। स्प्रेड ऑफ द डेटा, स्प्रेड मतलब वो डेटा कहां से कहां तक है फैला हुआ। ठीक है, तो ये हुआ दूसरा डेफिनेशन। बस इन दो डेफिनेशन का यूज करके आपको पहला एक्सरसाइज अभी सॉल्व करना है, एक्सरसाइज 3.1 विच इज वेरी वेरी इजी। दिस इज टुडेज होमवर्क एंड देयर आर टोटल 9 क्वेश्चंस। There are total 9 questions. आप इसकी पीडीएफ भेज सकते हैं? हाँ, yes, I will send the PDF also. ग्रुप पे भेज दूंगा क्लास होने के बाद। देखो इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में आपको क्या क्या करना है। ये सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, तो इसीलिए स्टेप बाय स्टेप आंसर लिखो और आपको क्वेश्चन लिखने का जरूरत नहीं है। While writing in the notebook, just give heading exercise 3.1 question 1, डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखना स्टार्ट करो। वहां पे क्वेश्चन 1 क्या है, फाइंड द रेंज ऑफ हाइट्स ऑफ एनी 10 स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। अभी आपको पता नहीं है हाइट्स आपके क्लास के स्टूडेंट्स के, तो वो जो हाइट्स है आप अपने खुद के मन से ले लो, वो 10 वैल्यूज खुद से ले लो। जैसे मैं पहला क्वेश्चन हमें खुद सॉल्व करना है, इसीलिए मैं बता देता हूँ। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन 1, तो समझो डायरेक्टली लिखना है आपको सॉल्यूशन नोटबुक में। क्वेश्चन का नंबर लिखो और उसके बाद सॉल्यूशन, क्वेश्चन नहीं लिखने का, क्वेश्चन ऑलरेडी बुक में है।
और अगर जिनके पास ये एनसीईआरटी का बुक नहीं है, पीडीएफ नहीं है, तो हमारा एमटीसी बुक है ही। एमटीसी बुक में आप अगर जाएंगे नंबर 3.1 लिखनी है। एनसीईआरटी सेक्शन पेज नंबर 60, वहां पे एक्सरसाइज 3.1 में क्वेश्चन देखो, बिना सॉल्यूशन देखे खुद सॉल्यूशन लिखना है नोटबुक में। नहीं तो सारे सॉल्यूशन देख के लिखेंगे तो मुझे चलेगा कि आपने कॉपी पेस्ट किया। जिसने कॉपी पेस्ट किया, मैं कल के क्लास में उसको क्लास में लिखने को बोलूंगा, सॉल्यूशन एक्सप्लेन करने को बोलूंगा। अगर किसी को नहीं है एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व करनी है। यस, दैट इज टुडेज होमवर्क। ओके, तो रेंज ऑफ द हाइट्स ऑफ एनी 10 स्टूडेंट्स, तो कोई भी 10 हाइट ले लो आप। हाइट सेंटीमीटर में ले सकते हैं या इंचेस में ले सकते हैं, हम सेंटीमीटर में ले लेते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल वी विल टेक ऑन एन एवरेज, आपके 7th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट का जो हाइट है वो कितना रहता है? किसी को अपना हाइट पता है? हाँ, 141 सेंटीमीटर। 141 138 सेंटीमीटर। 138 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एवरेज, ऑन एन एवरेज इसके ऊपर नीचे 138, 137, 139, 140, 141, 142, ये सारे 10 हाइट्स ऐसे लिख लो इन सेंटीमीटर। और हमें इसका रेंज अगर पूछा गया अभी 140, सर मन से लिखते हैं हाइट। 148 148 ये सबसे बड़ा स्टूडेंट है। सर हम 136, अंदाज से लिख सकते हैं। अभी हमें क्या पूछा गया कि फाइंड द रेंज ऑफ द हाइट्स ऑफ एनी 10 स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और एक हाइट लिख लेते हैं 138। देखो ये जो लिख रहे हैं हम, ये अपने मन से लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने कुछ डेटा दिया ही नहीं। अभी आप स्कूल में थोड़ी ना जाके रेंज हाइट गिनेंगे। हाइट आप तो अपने अपने घर पे हैं, सो यू कैन राइट डाउन दीज वैल्यूज बाय अ सिंपल ऑब्जर्वेशन लाइक दिस, कि जनरली इतना हाइट रहता है तो उसके ऊपर नीचे 10 वैल्यू हमने लिख लिए। अंदाज से ही लिखने हैं ऐसे, और फिर उसके बाद हमें इस डेटा का रेंज निकालना है। तो रेंज का फॉर्मूला पहले लिखो, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन कितना है? 148। 148। 148 minus 131. लोएस्ट ऑब्जर्वेशन 136। 136। तो देखो अभी डिफरेंस कितना आएगा? 12। हाँ, तो ये इसका मतलब आपके क्लास में जो सबसे छोटा लड़का है या स्टूडेंट है और जो सबसे ऊंचा स्टूडेंट है, उन दोनों के हाइट का डिफरेंस है 12 सेंटीमीटर। इसके बीच में सब कुछ बाकी के सारे लोगों के हाइट्स आएंगे, लाइक दैट। ये पहला सॉल्यूशन आप लिख लेना। बाद में दूसरे ऑनवर्ड्स आपको सबको ये ऑलरेडी डेटा दिया हुआ है, उसका मीन, सर वेट, आई वांट टू क्लिक रेंज, स्क्रीनशॉट। ये सब फाइंड आउट कर लेना। भेजने वाले हो ना स्क्रीनशॉट? अरे ये स्क्रीनशॉट में भेज दूंगा आंसर का, चाहिए तो ले लो। सर एक बार पीछे की स्लाइड दिखाइए ना। सर व्हाट इज टुडेज होमवर्क? Today's homework is Sir, exercise slide दिखाइए ना। 3.1. ये दिखाई है ना? आपको एक पीडीएफ भेजी। ओके सर। देख सकते हो क्या वो वही है? ये पीडीएफ भेज दूंगा, या फिर आपके पास एमटीसी बुक है तो पेज नंबर 60 पे ये एक्सरसाइज के क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ओके, ठीक है, दिस वाज फर्स्ट। नेक्स्ट, डेफिनेशन नंबर 3। ब्लैक बोर्ड खत्म हो गया, एक मिनट।
Definition number 3. It is called as Recording in progress. mode. MODE mode. देखो सबसे पहला डेफिनेशन हमने देखा एवरेज, उसको हम मीन बोलते हैं, अरिथमेटिक मीन और सिंपली मीन। दूसरा डेफिनेशन हमने देखा रेंज। अभी तीसरा डेफिनेशन हम देख रहे हैं मोड। मोड का मतलब क्या होता है? वेरी इजी टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मोड। सी एकदम बिल्कुल सिंपल है मोड का मतलब। ये जो दिया हुआ डेटा है, समझो ये नंबर्स है 1 1 2 4 3 2 1 2 2 4। इसमें सबसे ज्यादा बार कौन सा नंबर आया है? सबसे ज्यादा कौन सा नंबर आया है? 2, क्योंकि ये 1 2 3 4 4 बार आया है। ये 1 3 बार ही आया है। 1 has come only 3 times, 2 has come on 4 times, 3 has come only once, 4 has come twice. ये 2 सबसे ज्यादा बार आया है। It has come 4 times. That means it is the mode of the data. बस एकदम सिंपल है कि दिए हुए डेटा में ऐसा जो नंबर जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है, जैसे ऊपर हमने ये जो हाइट्स लिखे थे, हाइट ऑफ द स्टूडेंट, इसमें मोड क्या है बताओ? Sir, 138. 138. 138 कितनी बार? बाकी सारी बार 2 times. 2 times. 140 भी तो है। Sir, no, 138 and 140 both are mode. तो यहाँ पे 138 2 बार आया है और 140 भी 2 बार आया है, ठीक है। सो दिस बोथ आर मोड, बोथ द वैल्यूज विल बी कंसिडर्ड एज मोड, क्योंकि वो सबसे ज्यादा टाइम्स आए हैं। तो मोड का मीनिंग है कि ऑब्जर्वेशन which has occurred largest number of times is called as mode of data. Okay, for example, समझो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है 2 3 4 3 4 5 7 3 4 3 8 4 3। 4 is the mode. 4. तो आप बोलो 2 कितनी बार आया है? 1. 1 टाइम। 1. 3 1 2 3 4 5 टाइम्स। बाद में 4 4 times. 3 4 टाइम्स। 4. बाद में 5 has come only once। 1 time. 7 8 1 टाइम। तो कौन है मोड, कौन है? 3. Very good. Mode is 3 because it has come largest number of times. ये 5 times आया है, so therefore mode is equal to 3. समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, इसके बाद हम बाकी का डिस्कशन नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, क्योंकि वहां पे आपको ये टैबुलर फॉर्म में टैली बार्स बताने हैं। तो टैली बार का डिस्कशन हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। टुडेज होमवर्क इज एक्सरसाइज 3.1।
tomorrow before 6 p.m. everyone should send me the photos of homework on my personal WhatsApp number. ओके I सर. see you. बाय सर. बाय सर. बाय सर. बाय सर. बाय सर. बाय सर. का जो होमवर्क बाय है वो सर. कब तक भेजना है? हाँ बेटा, आज का होमवर्क कब तक भेजना है? कल शाम 6 बजे के पहले. ओके सर. बाय. बाय सर.